आदाब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़ा शाह। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, कोविड वबा के चलते तमाम तरह SOPs गाइडलाइंस को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मास्क ज़रूर पहने। हम भी मास्क का इस्तेमाल करते हैं और स्टूडियो से बाहर निकलते ही मास्क का इस्तेमाल किया जाता है और आप भी मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, तमाम तर गाइडलाइंस को फॉलो करें। अब नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। टोक्यो ओलंपिक्स में खवातीन के हॉकी मुकाबले में हिंदुस्तान की जीत। हिंदुस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने की उम्मीद बरकरार। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 41,000 नए मामलों की तस्दीक। 37,000 से ज़ायद मरीज हुए सेहतियाब। 593 अफराद की मौत। कोरोना के दौरान मुस्लिम नौजवानों की खिदमत की सताइश। बेंगलुरु के साबिक पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने की सताइश। कहा, मुस्लिम नौजवानों ने कोरोना के दौरान जी जान से दी खिदमत अंजाम। मध्य प्रदेश महकमे आला तालीम ने किया बड़ा फैसला। जिन तुलबा पर फौजदारी मुकदमा दर्ज है, अब वो भी कर सकेंगे तालीम हासिल। महकमे आला तालीम ने अपने साबिका अहकाम को वापस लेने का जारी किया हुक्म। मुमताज गुलकार मोहम्मद रफ़ी की बरसी आज। मुल्क भर में कई प्रोग्रामों का इनकाद। 1980 में हुआ था मोहम्मद रफ़ी का इंतकाल। अमेरिका में रशाद हुसैन मजहबी आज़ादी के सफ़ीर के तौर पर नामजद हुए हैं। बाइडन इंतजामिया ने किया नामजद। 41 साल रशाद हुसैन हिंदुस्तानी नजाद मुसलमान है। इस ओहदे पर पहली बार एक मुसलमान का तकर्रुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। रियासत में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। 2 अगस्त से तमाम जमातों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करना लाजमी होगा। पंजाब के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। रियासत में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। 2 अगस्त से तमाम जमातों के लिए स्कूल खोले जाएंगे और साथ ही कोरोना गाइडलाइन पर अमल करना लाजमी होगा। तो आपको बता दें, पंजाब के स्कूल अब खोले जाएंगे। रियासत की हुकूमत ने यह फैसला लिया है कि 2 अगस्त से तमाम जमातों के लिए स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन इस बीच कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करना ज़रूरी है, लाजमी कर दिया गया है। दिल्ली में JDU के कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग खत्म हुई। इस मीटिंग में कई मामलों पर तबादले ख्याल किया गया। मेडिकल की तालीम में 27 OBC और 10 अगनीजाती के करीबों को रिजर्वेशन देने के इस्तकबाल किया गया है। बढ़ती आबादी पर कंट्रोल मामले में पार्टी ने अपना बयान देते हुए कहा कि आबादी कंट्रोल की JDU हिमायत करती है, लेकिन जबरन इस पर अमल नहीं होना चाहिए। JDU के नए कौमी सदर के नाम पर मुहर लग सकती है। JDU ज़राए के मुताबिक नए नाम पर पार्टी के कौमी सदर की मुहर लग सकती है। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बस कुछ घंटे में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। हमें आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के JDU कार्यालय की। अमूमन हर रोज यहाँ पे बड़ी संख्या में JDU कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहते थे, लेकिन आज जब JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है तो तमाम नेता और कार्यकर्ता आज JDU दफ्तर में नजर नहीं आ रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में JDU के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली रवाना हो चुके हैं और सबकी निगाह इस बात को लेकर टिकी हुई है कि JDU का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बस कुछ घंटे में ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान किसे मिल रही है। लेकिन जो चर्चा है उसके हिसाब से ललन सिंह के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। उपेंद्र कुशवाहा के भी नाम की चर्चा है और चर्चा ये भी है कि किसी अति पिछड़ा को भी अंतिम समय में कहीं मौका न मिल जाए। लेकिन रेस में सबसे आगे इस वक्त ललन सिंह चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सारी निगाहें दिल्ली में इस वक्त टिक गई है कि JDU के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। लेकिन JDU का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी होगा उसके सामने बड़ी चुनौती होगी कि बिहार विधानसभा के चुनाव में JDU का प्रदर्शन जो गिरा था वो फिर से कैसे सुधरे, आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी कैसे मजबूत हो और NDA के साथ बेहतर तालमेल कैसे हो सके। तो ये कई सारे ऐसे
बातें होंगी जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखना होगा और इस चुनौती के समय जेडीयू को आगे बढ़ाने की उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। तो नीतीश कुमार के पसंद कौन बनते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आरसीपी सिंह जो केंद्र में मंत्री भी बन चुके हैं, उनके पास कमान है, लेकिन कुछ घंटे के बाद उनसे कमान लेकर जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जिसका नाम पर मुहर लगेगी वही जेडीयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। तो फिलहाल जेडीयू में बिहार के जो जेडीयू के कार्यालय है वहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ और सारी निगाहें दिल्ली टिक गई हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सिंह जी, वर्तमान में इस्पात मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। शाम को 4 बजे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग पुणे रामचंद्र बाबू जी की अध्यक्षता में होगी। जो विषय यहाँ चर्चा में आए हैं और जिस पर विस्तार से चर्चा हुई है, जिस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव होंगे, उसमें सबसे पहला है केंद्र सरकार द्वारा जो NEET में जो 27% का आरक्षण ओबीसी के लिए और 10% का आरक्षण इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए किया गया है, उसके लिए पार्टी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद किया है, उसकी प्रशंसा की है, इसका स्वागत किया है और सरकार से आग्रह किया है कि इसी की तर्ज पर और केंद्र सरकार में जिस तरह से व्यापक प्रतिनिधित्व पिछड़ी जातियों का हुआ है, उसी को मान्य करके आने वाले समय में जातिगत जनगणना भी कराई जाए, नंबर 1। नंबर 2, अति पिछड़ी जातियों के आइडेंटिफिकेशन के लिए जस्टिस जी रोहिणी कमीशन बना है। पार्टी ने आग्रह किया है, मांग की है कि जस्टिस रोहिणी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी प्रकाशित की जाए, ताकि वंचित समाज के लोगों की संख्या का सही पता लगे, ताकि उनके सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल एम्पावरमेंट को इफेक्टिव बनाया जाए। नंबर 3, पार्टी बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर चिंतित है। ये विश्वव्यापी चिंता का विषय है और इससे फूड क्राइसिस भी पैदा होने की संभावना है, जिसमें साउथ एशिया, भारत भी शामिल है। लिहाजा जनसंख्या नियंत्रण के सभी प्रयासों का हम समर्थन करते हैं और बिहार सरकार की तर्ज पर पीपल्स अवेकनिंग के प्रोग्राम भी चलाए जाने इसका हिस्सा होने चाहिए और किसी प्रकार की भी जबरन जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास इसके लिए आवश्यक नहीं। कोरोना की जद में आकर हलाक हुए सहाफियों को योगी हुकूमत ने बड़ी राहत दी है। लखनऊ में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की जद में आकर हलाक हुए सहाफियों के अहल खाना को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया। पहली फहरिस्त में 50 सहाफियों के नाम शामिल थे, जिनके अहल खाना को मुआवजा दिया गया। आप लोगों ने संकट के इस समय में सरकार के सामने तथ्यों को रखने, सही समाचार को पहुंचाने में मदद की, सरकार को उसके अनुरूप रणनीति बनाने में मदद मिली। ये संकट का समय है और इस समय हमें खड़ा होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दुराग्रह के, बिना किसी अन्य मतभेदों से ऊपर उठ करके। यह समय खड़ा होने का है और फिर समय तय हुआ। आज उन्होंने अपना समय दिया यहाँ पर, आज वे यहाँ पर उपस्थित, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए हृदय से उनका साधुवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उन सभी परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, और मैं उनको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि सरकार उनके साथ में हमेशा रहेगी। बहुत सारी स्कीम है जिसको लेकर के आगे आने वाले समय में हम आगे बढ़ने वाले हैं और मुझे विश्वास है कि हम सब मिल करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने में और प्रत्येक तबके के नागरिकों को संबल प्रदान करने में सहभागी बनेंगे। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत आत्माओं को अपनी सरकार की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कौमी पुलिस एकेडमी में 144 ट्रेनी IPS अफसरों से
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया और उनके हौसलों को सराहा और कहा कि इस मुल्क की बेहतर तामीर के लिए पुलिस अफसरान के कंधों पर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। इस बीच उन्होंने मुल्क की आज़ादी और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया। जोत सिमी है, मैं पंजाब के गुरदासपुर ज़िले से हूँ और मुझे बिहार काडर आवंटित हुआ है। सर, मैंने डेंटल सर्जरी में स्नातक की डिग्री लुधियाना से की है। मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पटना में हुई और इसी दौरान महिला पुलिस कर्मचारियों की बढ़ती संख्या, साहस और प्रेरणा से मैं काफ़ी उत्साहित हुई। जय हिंद श्रीमान। नवजोत जी, आपने तो लोगों को दांत दर्द से राहत दिलाने के लिए दांतों की सेहत ठीक करने का जिम्मा उठाया था। ऐसे में देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने का रास्ता आपने क्यों चुना? सर, मैं सिविल सर्विसेज की तरफ सर मेरा झुकाव काफ़ी पहले से ही था और सर एक डॉक्टर का काम और एक पुलिस का काम भी लोगों की पीड़ा को दूर करना ही होता है सर। तो सर मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसेज के माध्यम से और भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर रहकर लोगों की समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दे सकती हूँ। 1930 की दांडी यात्रा की याद दिलाना चाहता हूं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दम पर अंग्रेजी शासन की नींव हिला देने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जब साधन न्यायपूर्ण और सही होते हैं तो भगवान भी साथ देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। साथियों, एक छोटे से जत्थे को साथ लेकर महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से निकल पड़े थे। एक एक दिन बीतता गया और जो लोग जहां थे वो नमक सत्याग्रह से जुड़ते चले गए। आज आपको सुराज्य के लिए जी जान से जुटना है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, न मुल्क की सरहद महफूज है, न ही रियासतों के बॉर्डर महफूज है। हमारे मुल्क की मुक़द्दस सरजमीन में तनाज़ात और फसादात बीजों की तरह बोए जा रहे हैं। इसके नताइज खौफनाक है और होंगे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हथनीकुंड बैरेज से छोड़े गए पानी के बाद यमुना नदी के सतह में इजाफा हो गया है, जिसके मद्देनजर दिल्ली इंतजामिया ने अलर्ट जारी किया है और नदी किनारे रहने वाले लोगों को इलाका खाली करने को कहा गया है। आज यमुना नदी के सतह में थोड़ी कमी हुई है, लेकिन फिलहाल बारिश के मौसम में इस कमी से कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं होगा। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। इस वक्त हम आपको रेस्क्यू बोट क्लब से यमुना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखें तो यहाँ पर टॉक्सिन भी आपको यमुना में देखने के लिए मिल रहा है, जो कि पानी को जहरीला बनाता है। और जिस तरीके से लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, इसको देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी भी जारी की है। यमुना के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से हटाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। लोगों से कहा गया है कि यमुना किनारे पर जो लोग रह रहे हैं वो वहां से हट जाएं, क्योंकि बाढ़ की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। सरकार पूरी हिदायत दे रही है लोगों को कि यमुना के किनारे किसी भी तरीके से रहने वाले लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो। अगर आप यहाँ पर देखें तो यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा जल स्तर में कमी आई है। इस वक्त की बात अगर हम करें तो 200.4 के करीब जल स्तर है। और आप देख सकते हैं दूर दूर तक रिहायशी जो इलाके हैं यमुना के नीचे किनारों पर रहने वाले लोग, उन लोगों से कहा गया है कि वो वहाँ से हट जाए। और रेस्क्यू बोट क्लब की तरफ से भी लगातार लोगों को अनाउंसमेंट करके समझाया जा रहा है कि बाढ़ की चेतावनी है, तो ऐसे में निचले इलाकों में ना आए, क्योंकि डूब के ऊपरी इलाकों में जिस तरीके से स्तर बढ़ा है उसको देखते हुए कवायद यहाँ पर सरकार की तरफ से तेज कर दी गई हैं। और आप देखें तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी जलमग्न नज़र आ रही हैं, क्योंकि हम आपको रेस्क्यू बोट क्लब से यमुना के ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि जो पानी पहले काफ़ी नीचे रहता था वो अब 200.4 के स्तर पर आ गया। हालांकि खतरे के निशान से थोड़ा सा आज नीचे है, लेकिन
कल जिस तरीके से जो यमुना का जलस्तर है वो 200.5 के करीब था, वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि मॉनसून का सीज़न है और मॉनसून में दिल्ली में जिस तरीके से बारिश हो रही है वो भी काफ़ी अच्छी बारिश है। तो मौसम विभाग की तरफ से भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में सरकार दोनों तरफ से हिदायत लेकर चल रही है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मगरबी बंगाल में मुसलसल मौसलाधार बारिश ने मामलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। हावड़ा स्टेशन से लेकर झील साइडिंग और टकियापारा यार्ड तक रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से आज साउथर्न रेलवे की दर्जनों ट्रेनें भी मनसूख कर दी गई है। कई लोकल ट्रेनों का रूट भी तब्दील कर दिया गया है। बुध की रात से शुरू हुई बारिश जुम्मे की रात तक जारी रही। आज भी बारिश हो रही है। मशरक़ी रेलवे ने पहले ही 16 से ज़्यादा लंबी दूरी वाली ट्रेनों को मनसूख करने का ऐलान किया है। इतवार को भी कई ट्रेनें मनसूख की जा सकती हैं। गाजियाबाद में 12 साला बच्ची के जरिए अपने वालिद से 1 करोड़ का भत्ता तलब करने का मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक एक खानदान को व्हाट्सएप के जरिए धमकी दी जा रही थी कि अगर उन्हें 1 करोड़ रुपए नहीं दिए गए तो उनकी बच्ची के साथ इस्मत दरी के वाकयात हो सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बेटी ने खुद ही दी है। देखिए, साहिबाबाद थाने में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उनके मोबाइल नंबरों पे बिना उनके सेव किए बिना उनके लगाए कई स्टेटस अपडेट हो रहे हैं, जिसमें कतिपय मोहल्ले के लोगों के खिलाफ टिप्पणी की गई थी, विरुद्ध टिप्पणी की गई थी और साथ ही में ये लिखा गया था कि आप पैसे दे दो नहीं तो आपके मतलब आपके परिवार को हानि पहुँचाई जाएगी। इस शिकायत पे साइबर सेल टीम को लगाया गया। साइबर सेल टीम ने एक्टिव हुई तो उसके बाद से जब जांच पड़ताल की गई तो जांच पड़ताल के बाद सामने आया कि परिवार की मीडिया द्वारा ये स्टेटस सारे लगाए गए थे और उसके आधार पे संबंधित थाने को अवगत करा दिया गया। जो भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई है उसमें की। मरकजी वजारत सेहत के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 41,649 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 37,291 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया जबकि 593 अफराद की मौत हुई है। नए केसेस के बाद मुल्क में कोरोना के मामलों की मजमूई तादाद 3 करोड़ 16 लाख से तजावुज़ कर गई है। ताज़ा अमवात के बाद अमवात की मजमूई तादाद 4,23,000 से तजावुज़ कर गई है जबकि फ़ाल केसेस बढ़कर 4,08,000 से तजावुज़ कर गए हैं। कोरोना के दौरान मुस्लिम नौजवानों ने इंसानियत की बड़ी खिदमत अंजाम दी है। यहाँ तक कि हिंदू तबके की लाशों की आखिरी रसूमात उनके मजहब के मुताबिक अंजाम दी गई। इस बात की चर्चा मंदिरों मठों में भी हुई। बेंगलुरु के साबिक पुलिस कमिश्नर, रियासत के मौजूदा ADGP भास्कर राव ने ये बात कही। भास्कर राव ने शहर के पसमानदा इलाके में मुस्लिम इंतजामिया के तहत चलने वाले वी केयर अस्पताल को ऑक्सीजन की 2 मशीनें तोहफे के तौर पर दी। भास्कर राव अपनी समाजी खिदमात के लिए भी काफ़ी मशहूर है। उन्होंने NGOs की जानिब से दी गई ऑक्सीजन की मशीनों को मुख्तलिफ मज़ाहिब की तंजीमों में तकसीम करने का नेक काम अंजाम दिया है। इस मौके पर बेंगलुरु के उलमाए किराम, मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के सरपरस्त अमीर जान और दीगर मौजूद थे। भास्कर राव ने अपने खिताब में कहा कि कोरोना की खतरनाक बीमारी ने इंसानों की जान ली है लेकिन इंसानियत जिंदा है। फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि कोरोना इंसान को ले सकती है, इंसानियत को नहीं ले सकती, क्योंकि ये जो दरारें थी या दीवारें थी लोगों के बीच में कि मैं इस कौम का हूँ, उस कौम का हूँ, वो चला गया हूँ। और यही साल नहीं, पिछले साल भी कितने लोगों का क्रियाकर्म मरने के बाद में ये हमारे मुसलमान भाइयों ने हिंदुओं का क्रियाकर्म बहुत किया जो है, क्योंकि इसके बारे में मठों के अंदर भी इसके बारे में जो डिस्कशन हुआ वो दिल को छू लेने की बात है। और बगल बगल में छोटी छोटी कहानियाँ, मतलब जो सच्ची कहानियाँ जो हुई हैं, जिस तरह से कि उन्होंने लाश ले जाके दफनाया नहीं, उनके धर्म के अनुसार जिस तरह से करते उस तरह से लेके गए। अगर उनके घर में कोई नहीं था तो अगल बगल के मुसलमान लोग भाइयों ने मिलके उस जनाजा को कंधा दे के उसको शमशान घाट ले जाके उसको जिस तरह से हिंदुओं का दाह कर्म होता है उसका उन्होंने लिहाज के तरह से किया। सो ये सब क्या, इस सब यही मिलते है कि इंसानियत
और उससे बढ़ के कुछ नहीं है। और आज आपने वीकर हॉस्पिटल के लिए, इस गरीब इलाके के लिए आपने ये जो मदद की है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी मदद इस हॉस्पिटल के लिए और इस इलाके के लिए है। होना चाहिए, गरीबों को याद रखना चाहिए और हमारे भास्कर राव साहब ने इस इलाके को याद किया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ जो डॉक्टरों के पास आते हैं, ना हिंदू आता है, ना मुसलमान आता है, ना क्रिश्चियन आता है, ना सिख साहब आते हैं। यहाँ तो एक इंसान आता है जिसका डॉक्टर इलाज करते हैं। तो इसी तरह हम अगर मिलकर इस मुल्क की खिदमत करेंगे तो ये मुल्क इंशाअल्लाह परवान चढ़ेगा और खूब तरक्की करेगा। मध्य प्रदेश में मेंबरान असेंबली और अराकीन पार्लियामेंट के फर्जी लेटर पर ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। भोपाल साइबर थाने में वजीर बराए आला तालीम के पीए के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद जहां साइबर क्राइम थाने ने अपनी तफ्तीश तेज करते हुए गिरफ्तारी भी की है, वहीं वज़राला शिवराज सिंह ने मामले को संजीदगी से लेते हुए मेंबरान असेंबली और अराकीन पार्लियामेंट की सिफारिश की तस्दीक के बाद ही ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करने की हिदायत दी है। वहीं ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के मामले में फर्जी लेटर का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासत भी शुरू हो गई है। हुकूमत ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जहाँ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है, वहीं कांग्रेस ने इसे ट्रांसफर इंडस्ट्री से ताबीर किया है। क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी लीडरान, आप भी सुनिए। ये क्रमबद्ध तरीके से एक संगठित माफिया तैयार हुआ जो गांव-गांव तक फैला हुआ है और गारंटी लेकर ट्रांसफर करवा रहा है। गारंटी भी दे रहा है टेलीफोन पर कि हम आपको गारंटी देते हैं। ये एक सिस्टमेटिक संगठित तरीके का माफिया, ट्रांसफर माफिया मध्य प्रदेश में पैदा हो गया है। इस पर जो है सरकार को और हमारे जवाब देना चाहिए। ये कुछ इस तरह के समाज के अंदर अनवांछित लोग होते हैं जो इस तरह के प्रयास करते हैं, पर लगातार सब पकड़ में आएंगे, कोई नहीं बचेगा और सब पे कार्रवाई होगी। ये हमारे पास करीब 4 दिन पहले हमारे पास ये शिकायत आई थी कि जो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनके ओएसडी के नाम का दुरुपयोग करते हुए कई जो अपराधी हैं वो धोखाधड़ी कर रहे हैं और जो लोग हैं उनको प्रमोशन या ट्रांसफ़र के नाम पर उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया है और इसमें हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। कुछ संदिग्धों को हमने अपनी तकनीकी एनालिसिस पर उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जल्दी इसमें सफलता हासिल। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।